नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के राहत पैकेज पर वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15,000 से कम सैलरी वालों को मदद। पीएफ का 24% 3 महीने तक देगी सरकार। राहत पैकेज में एमएसएमई को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का लोन। संकट में फंसी इंडस्ट्री के लिए 20,000 करोड़। राहत पैकेज पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कल से लगेगा लोन मेला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। कोरोना अपडेट पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मास्क निर्माण में यूपी आत्मनिर्भर। महाराष्ट्र से वापस लौटे 50,000 से ज्यादा श्रमिक। सीएम योगी की टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक। लॉकडाउन 4 की रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी की हर खबर पर सीएम की नजर। मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक महिलाओं को सीएम शिवराज की मदद। सभी के खातों में जमा कराए गए 2-2 हजार रुपए। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला। एक दिन में मिले 171 नए केस। अब तक 225 लोगों की कोरोना से मौत। आगरा में लगा कोरोना का कहर। सेंट्रल जेल बना कोरोना का नया घर। 10 कैदी कोरोना से संक्रमित। देश भर में 24 घंटे में 3,525 नए केस। संक्रमितों मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 74,000 के पार। और शाहजहांपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास। रेलवे कर्मी पर साथी के साथ रेप करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का कहर बरकरार है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। राहत पैकेज पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस राहत पैकेज के अनुसार एमएसएमई को बिना किसी गारंटी के 4 साल तक के लिए लोन दिया गया है और साथ ही 15,000 से अधिक सैलरी वालों की भी केंद्र की तरफ से राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पैकेज देश के विकास का आर्थिक पैकेज है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संकट में फंसी छोटी इंडस्ट्री के लिए भी 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं राहत पैकेज से जुड़ी कुछ अहम बातें। आर्थिक पैकेज की बड़ी बातें। छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़, 80,000 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता। एमएसएमई को 1 साल एक किश्त चुकाने में राहत। देश के विकास के लिए यह आर्थिक पैकेज। एमएसएमई को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का लोन। संकट में फंसी इंडस्ट्री के लिए 20,000 करोड़। 200 करोड़ का ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता। पीएफ का 24% सरकार देगी। पीएफ में मदद जून, जुलाई, अगस्त तक जारी रहेगी। 5 करोड़ तक टर्नओवर एमएसएमई माना जाएगा। 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक गैस सिलेंडर। एमएसएमई की परिभाषा बदली गई। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा गया। आत्मनिर्भर देश मेक इन इंडिया के तहत बढ़ेगा। 200 करोड़ का सरकारी टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। पीएम ने अपने भाषण के दौरान आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था पर आधारित हो। चौथा पिलर डेमोग्राफी।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की डेमोग्राफी आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, इसका चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 का संकेत दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग नियम रूप वाला होगा। इसके संबोधन में पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगे, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण का है, समाज में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक हम बता देंगे किस तरीके का नया लॉकडाउन होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टेट से सुझाव आए हैं उन्हीं के सुझाव के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ाएगा। हमने कल ही प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इसे डिक्लेयर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य के भीतर गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य की सीमाओं को निश्चित रूप से सील किया जाए, लेकिन हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए राज्य सरकारों से सहमति होनी चाहिए। ये बात भी अनेक मुख्यमंत्रियों ने कही, मैंने भी ये बात कही थी। मैं राहुल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के मध्य में पड़ता है और इस कारण से जो उत्तर भारत के जितने श्रमिक दक्षिण गए थे, वो सारे श्रमिक पैदल चलते हुए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ क्रॉस करके अपने प्रदेश जा रहे हैं। चाहे वो मजदूर तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु को हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, उनका गंतव्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहां भी वहां जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। उन मजदूरों को हमने तीनों आईजी को उस काम में लगाया हुआ है। दुर्ग के, रायपुर और बिलासपुर संभाग के सभी आईजी की देखरेख में जितने भी मजदूर आ रहे हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था और भोजन और पानी की व्यवस्था हम लोग सड़क किनारे जितने थाने हैं उसमें सब हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बहुत भयावह स्थिति है, पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चे को गोद में लेकर, सर में बोझा लेकर वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। इस मामले में भारत सरकार मौन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम राज्य के सीमित संसाधन से हमारे अधिकारी अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। यहाँ के प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना के लिए लड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के जो मजदूर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और अपने राज्य में जा रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए।
जिला छिंदवाड़ा के हरई थाने में पुलिस ने क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों को बुरी तरीके से पीटा, जिसमें महिला भी शामिल थी। मामले की सूचना पुलिस को मिली, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें, लॉकडाउन के चलते मजदूर अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन के लिए भेज दिया, जहां मजदूरों ने पुलिस से वहां पर न रोके जाने की अपील की, जिसके बाद पुलिस ने उनसे बुरी तरीके से मारपीट कर दी। आहार अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया भारिया बेगा महिलाओं को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,26,362 महिलाओं के खातों में 44,60,77,000 रुपए जमा कराए हैं। चौहान ने इस मौके पर इस वर्ग की महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल प्रदेश के 15 जिलों में आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत इस वर्ग को हर माह 1-1 हजार रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह राशि नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इन महिलाओं के खाते में अप्रैल और मई की राशि दे दी है। चौहान ने महिलाओं से बात करते हुए कहा कि वे इस राशि का उपयोग पौष्टिक भोजन में करें। विकास की दौड़ में पिछड़ गई है, यहाँ गरीबी ज्यादा है, और इसलिए हमने योजना बनाई थी कि हम ऐसी बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया महीना डालेंगे। और इसलिए डालेंगे कि घर भोजन इत्यादि ढंग से हो सके, ठीक हो सके। ये तीनों विशेष पिछड़ी जातियां जो अलग अलग हिस्सों में निवास करती है, शहडोल हो, अनूपपुर हो, उमरिया हो, लेकिन हमने फिर तय किया है कि मेरी भारिया, बेगा और शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना अब हर महीने डाले जाएंगे। और अभी 2 महीने की राशि 2-2 हजार रुपए के हिसाब से आपके खाते में डालने का काम किया गया है। प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि परिवार के मुखिया के खाते में जमा हो रही है। ये राशि हम अप्रैल और मई 2 माह के लिए जमा कर रहे हैं। रायसेन जिले में अन्य राज्यों तथा प्रदेश के जिलों से पलायन करके आने वाले मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है और मजदूरों को वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है। तहसीलदार रायसेन अजय प्रताप सिंह ने बताया कि दीवानगंज चेक पोस्ट पर प्रातःकाल भोपाल तरफ से साइकिलों से आ रहे लगभग 95 मजदूरों को भोजन कराया गया तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और इसके पश्चात 4 बसों के माध्यम से उन्हें गंतव्य स्थल की ओर रवाना किया गया। दीवानगंज बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से जो यात्री आ रहे हैं, उन यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से बसों की व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री आ रहे हैं उनको खाना खिला के, स्वास्थ्य परीक्षण करके और उनको बसों में बिठाल के रात्रि का खाना दे के उनको हम जहां तक बस से पहुंचा सकते हैं मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक, वहां जहां तक भी बस जाएगी वहां तक भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। उमरिया जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा रोड मार्ग से चलकर जा रहे मजदूरों को भोजन की व्यवस्था लगातार जारी है। बता दें, ये व्यवस्था लॉकडाउन 3 के दौरान की जा रही है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया। संघ के द्वारा यहाँ से जितने लोग गुजर रहे हैं उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है और उनके खाने की व्यवस्था की जाती है। अभी आज यहाँ जो मजदूर आए हुए हैं, इनमें से बहुत से मजदूर आगर मालवा से आए हुए हैं और बहुत सारे मजदूर, इसमें आपको बता दूं मैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो लखनऊ से चलकर पैदल आ रहा है। हम कुछ मजदूरों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, कहाँ से चल करके आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ चल के आ रहे हैं आप? आगरा मालवा से। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके लिए क्या व्यवस्था की गई? खाना पीना, चप्पल जूता के सब व्यवस्था होगा
हाँ गाड़ी उड़ी के हो रहा है। हाँ। आप बहन जी कहाँ से आ रही हैं और कहाँ तक पैदल चल के जा रही हैं आप? लखनऊ से आ रहे हैं। वहीं यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी आपके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है? चावल, दाल, सब्जी, आम का अचार। और आप लोग को क्या जूते चप्पल भी दिए गए हैं क्या आप लोग को? हाँ। ऐसा मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? और यह सेवा भारती के माध्यम से जो पर प्रांत में मजदूर फंसे हुए हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन पानी की व्यवस्था उस स्थान पे हम लोगों ने करवाया है। मतलब आपका कहना है कि जो मजदूर उमरिया के जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए वही वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? वैकल्पिक व्यवस्था करवाया है। और ये जो मजदूर यहाँ से आ जा रहे हैं इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? इनके लिए हमारे सेवा भारती के माध्यम से इनको हम सुबह शाम जो प्रवासी मजदूर हाईवे से भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके सतत निरंतर चल रहा है। और जब तक ये लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा, तो भोजन की व्यवस्था चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जितने भी मजदूर गुजर रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा किया जा रहा है कार्य बहुत ही अनुकरणीय है। के न्यूज के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन तक आप अपने अपने घरों में बने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उमरिया से के न्यूज के लिए संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बैतूल में आमला थाना क्षेत्र के नानपुर गांव में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की लोगों ने बांधकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नानपुर गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने एक महिला को पत्थर मार दिया था, जिसकी शिकायत महिला ने आमला थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया और इसी बात से नाराज महिला और उसके परिवार के लोगों ने युवक को गांव के मंदिर में एक खंभे से बांधकर और इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। मामला संज्ञान में आया है और जैसे संज्ञान में आया है पुलिस अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और ये इस पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।